टेस्ट में जो कि ट्रिकी था, 17 नंबर हासिल करना बहुत बड़ी बात है, गिवन द फैक्ट कि अभी हमने कुछ ही एक्सरसाइजेस कवर की हैं एरर आइडेंटिफिकेशन के हवाले से। यू गाइस हैव गॉट द बुक्स ऑलरेडी? मटेरियल मिल गया आपको इंग्लिश का? जी सर। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो कल लाजमी तौर पे अपना मटेरियल अपने पास रखिएगा। हिबा, जनीता, आप सबको अपना मटेरियल मिल गया बेटा? जैद, एवरीवनस गॉट द बुक? नो सर। अरे नो सर। तो हिबा बेटा किताबें जरा, अच्छा मैं ठीक है, मैं आज क्लास खत्म होते ही मैं सर इमरान से बात करता हूँ। आप लोगों को किताबें कल तक मिल जानी चाहिए ताकि हम किताब से कल काम करना शुरू करें। मैं चाह रहा था कि कल हम राइटिंग सेक्शन को मतलब एक्चुअल पास पेपर से सॉल्व करें। ये तो पास पेपर रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये एक्सट्रैक्टेड है ना। मैं चाह रहा था कि कल से हम इंशाल्लाह बुक से, जो कैपलिन्स के, जो प्रिंसटन रिव्यू के, जो बैरन्स के पास पेपर्स हैं, जो बुक्स अवेलेबल हैं, उनसे हम प्रैक्टिस करना शुरू करें। और मैं आपको वोकैबुलरी वगैरह के हवाले से भी गाइड करना शुरू करूंगा कि किस तरीके से वर्ड्स याद करने हैं, पर डे कितने वर्ड्स याद करने हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं आज सर इमरान से इंशाल्लाह क्लास के बाद बात करूंगा। मुझे जरा ये टेस्ट डिस्कस करना था क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स जिनके थे उनकी भी चंद गलतियां हुई हैं। एंड आप गलतियों से परेशान ना हो, बस ये वादा करें कि आइंदा इंशाल्लाह इन गलतियों को समझ के रिपीट नहीं करेंगे। उसके लिए कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस होना जरूरी है। पहला जुमला देखते हैं। The credit for making Franz Kafka internationally famous as a writer belonged to his friend novelist Max Brod, who edited Kafka's unpublished manuscripts and then had them published despite Kafka's dying wishes to the contrary. Now, it's a long sentence. It's relatively difficult for students to keep track of tenses, grammar, punctuations, conjunctions वगैरह जब लंबे सेंटेंसेस हो। तो मैं एडवाइस करता हूँ कि स्टूडेंट्स को ब्रेक डाउन करके ना बिट्स एंड पीसेस में इस जुमले को देखना चाहिए। जब आप इस जुमले को ब्रेक डाउन करके बिट्स एंड पीसेस में पहला बिट देखेंगे, आपको नजर आएगा कि द क्रेडिट फॉर मेकिंग फ्रांज काफका इंटरनेशनली फेमस में मेरा सब्जेक्ट है द क्रेडिट। माय सब्जेक्ट इज क्रेडिट व्हिच इज अ सिंगुलर। एज अ राइटर बिलोंग नहीं हो सकता, बिलोंग की जगह बिलोंग्स होना चाहिए। You know, belong is a plural verb, and it's not agreeing with the subject of the sentence, which is the credit for making. तो ये मेरा major focus है, जो कि singular है। चूंकि ये singular है, इसका भी singular होना जरूरी है। तो the correction would be belongs, and the reason why I'm saying that is because verb के आगे जब s या es लगता है तो वो singular बन जाता है। ये बात हमने बिल्कुल elementary level पे पढ़ी थी, right? Okay, so question number 1, the answer is B for Bob. Let's look at 2. Unlike country and western bands, which often feature the harmonica, banjo, fiddle, rock bands tended to use electronic equipment, including amplifiers, guitars, and organs. Kya hoga? What do you think? C. Yeah, but why? Tend to use होना चाहिए। I can't hear you, बच्चे। Tend to use होना चाहिए। Tended is past tense ना, that's not acceptable. Why? Because देखो इस जुमले का मतलब तो देखो, रॉक बैंड्स अगर हम टेंडेड लगा रहे हैं तो इसका मतलब है किसी जमाने में रॉक बैंड्स हुआ करते थे। इवन दो रॉक बैंड्स इवन एग्जिस्ट टुडे, तो टेंडेड कैसे लगा रहे हैं? इट मस्ट बी टेंड, ठीक है? व्हाई नॉट टेंड्स? व्हाई नॉट टेंड्स? बिकॉज टेंड्स में सिंगुलर है और बैंड्स प्लूरल है, तो हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जरूरत है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2, द आंसर सी, बिकॉज टेंडेड की जगह टेंड होना चाहिए। वेरी गुड। सो ये सवाल बेसिकली टेंसेस पे बेस्ड है। रूल नंबर 8 में हमने रॉन्ग टेंसेस कवर किए थे। लाइक इज नॉन फिक्शन, Jean Craighead George's fiction draws extensively not only from published material but also she had first-hand observations of animals and ecological systems. क्या होगा आंसर और क्यों? हिबा? she had को she has होना चाहिए। नहीं, she होने की जरूरत ही नहीं है। आंसर तो आपने सही बताया, C is the answer, but we need to change the construction of the sentence. Look at this very carefully. Like her non-fiction, Jean Craighead George's fiction. इस जुमले में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है इसका fiction. We are not talking about Jean Craighead George. We're talking about her writing. Fiction is अफसाना ना, like storytelling. तो Jean Craighead George's fiction की बात हो रही है,
which draws extensively not only from published material but also from first hand observations hona chahiye. See, the problem with option C is that first we were talking about her fiction, as in her writing. We were talking specifically about her writing, and then we अचानक से shifted to she had. She had की बात नहीं हो रही, उसके writing की बात हो रही है, तो इसीलिए we should just write from here, the sentence would become correct. ठीक है, क्योंकि हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है ना from, कि ये जो उसकी फिक्शन थी, it draws extensively, मतलब मटेरियल उठाती थी पब्लिश मटेरियल से, but also from फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशंस, जो उसने सीखा जिंदगी में, जो देखा, उससे भी उसने इंस्पिरेशन हासिल की और उसके ऊपर किताबें लिखी. सो अगर शी हैड लिख रहे हैं ना, तो दैट्स नॉट पैरेलल इन कंस्ट्रक्शन एज फार एज सेंटेंस इज कंसर्न. समझ में आ रहा है? जी सर. परफेक्ट. नंबर 4 देखते हैं. बहुत सिंपल है. हमने इनफैक्ट लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कंजंक्शंस के हवाले से. गड़बड़ है क्वेश्चन नंबर 4 में. मोस्ट शिप्स मूव थ्रू द स्विस कैनाल under their own power. So extremely large ships must be assisted by a tugboat. What do you think is the error? Very good. Janita, C को कैसे fix करेंगे? What kind of conjunction do we require here? Very good. Very good. अच्छा, but जरूरी नहीं है. But के अलावा कोई और भी contrast conjunctions. Basically, we need a contrast conjunction. Why? Because the direction of the sentence is changing. We talked about 3 kinds of conjunctions na पिछली class में. Exactly. We can use however, we can use yet, we can use still, we can use nonetheless. इस तरह का कोई भी conjunction इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि contrast के जुमरे में हो. अब बात समझिएगा. The direction of the sentence is changing. And at first we're saying most ships move through the Suez Canal under their own power. तो ये first part अगर आप देखें, जो first clause है, वो कह रहा है ज्यादातर जो ships हैं वो अपने इंजन के बलबूते पे स्विस कैनाल को पार करती हैं. डैश. अब सो के जगह कुछ लगाना है, क्या लगाना है नहीं पता अभी तक, रुक जाए. एक्सट्रीमली लार्ज शिप्स मस्ट बी असिस्टेड बाय अ टग बोट. जो बहुत बड़ी शिप्स होती हैं उनको सहारे की जरूरत होती है. तो यू कैन सी द फर्स्ट एंड सेकंड क्लॉज आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन. एक तरफ बात हो रही है कि वो अपने इंजन पे चलती हैं, दूसरी तरफ बात हो रही है कि उनको सहारे की जरूरत पड़ती है. तो सिंस दे आर ऑपोजिट्स ऑफ वन अनदर, वी नीड अ कंट्रास्ट कंजंक्शन, एज जनीता सेड. बिल्कुल सही कहा. बट हो सकता है, हाउएवर, स्टिल, येट हो सकता है, बट वी नीड अ कंट्रास्ट सिचुएशन हियर. ये जो सो है, ये किस टाइप का कंजंक्शन है गाइस? सो कौन सा कंजंक्शन होता है? कॉज एंड इफेक्ट. ओके, बिकॉज लिंक शो कर रहा है ना. लाइक फॉर एग्जांपल, आई वाज नॉट फीलिंग वेल, सो आई डिड नॉट गिव द टेस्ट. तो ये क्या हो रहा है? दो बातों के दरमियान लिंक क्रिएट हो रहा है. सो कॉज एंड इफेक्ट कंजंक्शन कहलाता है ये. ठीक है, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट हियर. रैल्फ एलिसन्स इनविजिबल मैन. वी कैन सी इनविजिबल का आई, मैन का एम कैपिटल है. मस्ट बी द नेम ऑफ अ बुक और अ मूवी और व्हाटएवर, ड्रामा वगैरह, कोई प्रॉपर नाउन है. Ralph Ellison's Invisible Man is the story of a nameless young black man who ultimately decides to forge his own identity rather than accept the one assigned to him. C answer है क्यों? Rather than accepting. Non-idiomatic hearing. यहाँ हमें infinitive को gerund में shift करने की जरूरत है. We studied this in rule number 5. Okay? Very straightforward. वैसे सुनने की बुनियाद पे आपको पता चला है. And you need to remember this. Rule number 4, 5 and 6 जो हमने cover किए थे वो non-idiomatic hearing पे cover किए थे. और you know, that's a very big reason for you to identify the error as C. Rather than accept doesn't sound right. We have to change it to rather than accepting the one assigned to him. Let's look at number 6. ये थोड़ा tricky है. Let's see how many of you get this right. ये थोड़ा सा tricky है. The common cold is one of our most indiscriminate diseases. अच्छा, indiscriminate आपको पता है, कोई चीज जो discrimination ना करे, जो फर्क ना करे. ठीक है. It makes no distinction between you and me, millionaires and paupers. अच्छा, pauper फकीरों को कहते हैं, सही है, जो भीख मांगते हैं. Millionaires and paupers, athletes और couch potatoes. क्या आंसर होना चाहिए गाइस और क्यों? A. Okay, why? बताओ अनुषा, why should it be A? One of our most की जगह क्या लिखेंगे? बेहतरीन, very good. One of the most.
देखो ये जो आर लिखा है ना, वेरी गुड अनुषा, ये जो आर लिखा हुआ है ना, ऐसे लग रहा है जैसे हमारा कोई कॉपीराइट है इसके ऊपर, हमारी बीमारी। आपको पता है जानवरों में भी कॉमन कोल्ड होता है, सही है। ईद उल अजहा वगैरह पे अक्सर बकरों वगैरह को खांसी हो जाती है, उनकी नजला वजला होना शुरू हो जाता है। तो वी डोंट हैव अ कॉपीराइट ओवर कॉमन कोल्ड। ऐसा नहीं है कि इट्स आर पेटेंटेड बीमारी। तो कॉमन कोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्क्रिमिनेटेड डिजीज दुनिया की। इट मेक्स नो, अच्छा कुछ बच्चे हैं जो कि सोचते हैं डी आंसर होना चाहिए क्योंकि दे थिंक यू एंड आई होना चाहिए था। एक्चुअली नॉट। ये बात आपको पता है कि मी इज सेकंड पर्सन एंड आई इज फर्स्ट पर्सन, है ना। और आई तब इस्तेमाल होगा जब चीज फर्स्ट पर्सन में इस्तेमाल हो रही होगी। आपको पता है इस केस के अंदर ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट इज कॉमन कोल्ड। सो सिंस सब्जेक्ट इज कॉमन कोल्ड एंड आप और मैं सेकंड पर्सन है, इसी मतलब ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से मिलियंस एंड मिलियनेयर्स एंड पॉपर्स भी ऑब्जेक्ट है, एथलीट्स एंड काउच पोटैटोस भी ऑब्जेक्ट है। सबका सेकंड पर्सन में होना जरूरी है, इसलिए ये मी एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, वेरी गुड अनुषा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नंबर 7, लाइक हिज अदर कुक बुक्स, इन हिज न्यू बुक शेफ लुई offers lengthy explanations of what he considers to be basic cooking principles. क्या आना चाहिए आंसर? ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है वैसे, क्या लग रहा है? Very nice, good. Janita is right. A is the answer, and the reason why it is the answer is because like his other cookbooks की जगह यहाँ लिखा होना चाहिए था unlike his other cookbooks. देखो जुमले को जरा conceptually समझो। अगर मैं ये कहूँ कि like his other cookbooks in his new book, तो मुझे एक बात बताओ, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है like his other books in his new book, तो फिर अगर ये और पुरानी वाली और नई वाली सेम है तो फिर नई बुक बनाने का क्या फायदा हुआ? मतलब थोड़ा सा टेक्निकल है ये पॉइंट कि इफ द ओल्ड एडिशन एंड द न्यू एडिशन ऑफ हिज कुक बुक आर द सेम, मतलब दोनों में अगर कोई डिफरेंस नहीं है दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट है एक दूसरे से, तो फिर नई एडिशन बनाने का क्या फायदा हुआ? You know, so basically the new book was different from the old book, which is why we have to change option A from like his other cookbooks to unlike his other cookbooks. क्योंकि भाई पुरानी वाली cookbooks के अंदर कोई ज्यादा explanations नहीं होती थी, नई वाली के अंदर काफी detailed explanations है, ठीक है, basic cooking principles के हवाले से. So very good. Question number 7, the answer is A, and the reason is like की जगह unlike आना चाहिए. Let's look at 8. Paul Eck, we don't know who Paul Eck is, तो आगे modifier दिया हुआ है. Flower grower and hybridizer became known as Mr. Piansettia after developing new varieties of the flower and by pioneering it as a living symbol of Christmas. क्या आंसर होना चाहिए guys? Why? Why should it be C? C में क्या गड़बड़ है? By pioneering, हाँ वेरी गुड, मैं ये कहने वाला था. By pioneering का by लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब it's enough if you say after developing new varieties of the flower and pioneering it by, as a living symbol of Christmas. तो by की जरूरत ही नहीं है, it's fine without that word, and that is why question number 8 का आंसर C है. Good. Number 9 भी थोड़ा tricky है. Long thought of as a quite stuffy place where people just borrowed books, libraries have been changing their images dramatically over the last few years. क्या होना चाहिए और क्यों? A quiet and stuffy place. No. B तो एरर आपने सही पकड़ा, लेकिन वजह क्या होगी? A quite stuffy place की जगह Janita, give it a try. Anusha. Anyone? Okay, चलो मैं बताता हूं. इसमें थोड़ा सा ट्रिकी यूं है कि सुनिएगा. Long thought of as a quite stuffy place. You see this part, option B is written as a singular क्योंकि a quite stuffy place लिखा हुआ है where people just borrowed books. Libraries की बात हो रही है. Guys अब चेक करो, जब libraries की बात हो रही है which is plural,
how can libraries be a quite stuffy place? Shouldn't it be quite stuffy places? A काटेंगे और place के आगे s लगाएंगे. Very simple. Rule number 9, number agreement हमने पढ़ी थी. अब मैं अगर आपसे कहूं schools are a place to study, that's not right. Schools are places to study होना चाहिए. Schools अगर लिख रहा हूं तो are places. अगर मैं कहूं a school तो सही है. अगर मैं कहूं a school is a place to study. लेकिन since over here libraries is not underlined, we have to keep it constant. Libraries is a plural. तो यकीनन उसके साथ जो मैं adjectives इस्तेमाल कर रहा हूं, जो उसके साथ मैं objects इस्तेमाल कर रहा हूं, उसका भी plural होना जरूरी है, right? So basically in this case question number 9, we're focusing on libraries, which is why a quite stuffy place की जगह a काटेंगे और place के आगे s लगाएंगे. अगर जुमला होता long thought of as quite stuffy places. अच्छा, हिबा ने थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई quite and stuffy के दरमियान and होना चाहिए. To be very honest, it does not make a difference whether you put an and or you put a comma, because इस केस में कॉमा जो है वो दो एडजेक्टिव्स के दरमियान डिफरेंशिएट कर रहा है. दूसरी बात आपको ये समझना जरूरी है कि अगर यहाँ एंड भी लगाएंगे ना तो जुमले का मतलब सेम होगा. तो बेहतर ये है कि आप कॉमा इस्तेमाल करें, बिकॉज कम अल्फाज में ज्यादा मतलब डिनोट हो रहा है. मतलब लेट मी गिव यू दिस एग्जांपल. लोग आमतौर पे ना कॉमा का एक यूज नहीं समझ पाते. मैं इसको जरा थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ. लेट मी जस्ट राइट दिस डाउन. ओके, इफ आई से समथिंग लाइक इट वाज a dark, comma, stormy night. Okay, so for instance, if I say this, over here we're talking about a night. Night is my noun, right? And night को denote कर रहा है, दो adjectives describe कर रहे हैं night को, dark भी और stormy भी. Dark और stormy दोनों night को describe कर रहे हैं. अगर मैं यहाँ comma की जगह and लगा दूं तो भी जुमला करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे एंड की जगह कॉमा लगाना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एंड लगाने से जुमले का मतलब फर्क नहीं हो रहा, मतलब इट्स द सेम. एंड कॉमा लगाने से एक अननेसेसरी वर्ड कम हो रहा है और जुमले का मतलब उतना ही है. मतलब आप में से कितने लोग हैं जो कि ए लेवल्स में जनरल पेपर पढ़ रहे हैं अभी? आप में से किसी के पास जीपी है? जीपी का पेपर देंगे बेटा ए लेवल्स में? गाइस, अच्छा ओके, खैर मेरे स्कूल में खैर जीपी वाज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, तो हर किसी को देना पड़ता था लाजमी. आई नो इट्स अ हाफ ग्रेड, मतलब जीपी का हाफ ए बी सी आता है, जो भी आता है, बट स्टिल हमारे पास कंपल्सरी होता था. तो जीपी में ना एक टेक्निक सिखाई जाती है राइटिंग स्किल्स के हवाले से, और वो ये है कि you need to know the difference between two terms. There is one word, there is one term known as sentence weight, ये एक टर्म होता है, और एक टर्म है sentence strength. ठीक है, ये दो टर्म्स हैं. ये दोनों आइडियली एक ही होनी चाहिए, लेकिन अक्सर ये दोनों एक नहीं होती. What is the definition? What is the meaning of sentence weight? Sentence weight means the number of words in a sentence. तो अगर मेरे सेंटेंस में 10 वर्ड्स है, मेरा सेंटेंस का वेट 10 है. अगर मेरे सेंटेंस में 4 वर्ड्स है, मेरे सेंटेंस का वेट 4 है. ओके, सो सेंटेंस वेट इज द नंबर ऑफ वर्ड्स यू हैव इन अ सेंटेंस. व्हाट इज सेंटेंस स्ट्रेंथ? सेंटेंस स्ट्रेंथ मींस द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट हैव अ मीनिंग. That have a meaning. अब ये बात थोड़ा समझना जरूरी होगी. कुछ अल्फाज के कोई मतलब नहीं होते. मिसाल, अभी मैंने आपसे कहा it was a dark stormy night, है ना? इसी जुमले को देख लेते हैं. मैं दोबारा लिख देता हूँ. It was hang on. It was a dark stormy night. Okay? Now if you look at this sentence here, इसमें सेंटेंस वेट क्या है? 1 2 3 4 5 6. सेंटेंस वेट है 6. ठीक है. अच्छा, सेंटेंस स्ट्रेंथ क्या है? इट का कोई मतलब नहीं है, वज का कोई मतलब नहीं है, अ का कोई मतलब नहीं है, डार्क का मतलब है, स्टॉर्मी का मतलब है, नाइट का मतलब है. तो द सेंटेंस स्ट्रेंथ इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज 3 एंड द सेंटेंस वेट इज 6. सो इफ वी टेक अ रेशियो of sentence strength over sentence weight,
so we come to 3/6 which is half. ठीक है, 3/6 आपका रेशियो बन रहा है सेंटेंस स्ट्रेंथ ओवर सेंटेंस वेट का। अब तसव्वुर करो मैं यहाँ कॉमा की जगह एंड लगाऊं, अगर मैं यहाँ कॉमा की जगह एंड लगाऊं तो मेरा सेंटेंस वेट 1 से बढ़ जाएगा, मेरे सेंटेंस में 7 अल्फाज हो जाएंगे कॉमा को रिप्लेस करके एंड लगाने से, लेकिन मेरा सेंटेंस स्ट्रेंथ वही रहेगा 3, क्योंकि एंड का भी कोई मतलब नहीं है। अच्छा ये बात ध्यान में रखिएगा, इन अल्फाज के मतलब क्यों नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि इन अल्फाज का कोई फंक्शन नहीं है। ऑफ कोर्स कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स वगैरह सबका फंक्शन जरूर होता है जुमले में, बट दे डू नॉट हैव अ मीनिंग। मतलब अगर मैं आपसे कहूं अ का क्या मतलब होता है, तो बच्चे आमतौर पे कहते हैं कि सर अ का मतलब होता है 1, तो मैं कहता हूं नहीं, अ इज यूज्ड एज अ 1 बट अ डज नॉट मीन 1। मतलब अगर कोई आपसे कहे कि भाई आपके कितने बच्चे हैं, तो आप क्या कहेंगे, अ तो नहीं कहेंगे ना। तो लॉजिकली हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, अ तो नहीं बोलेंगे भाई, अ इज यूज्ड एज अ 1 बट अ डज नॉट मीन 1। इसी तरीके से इट का भी एक पर्पस है, was का भी एक पर्पस है, बट these words don't mean anything, okay? So what you need to understand is इस जुमले में कॉमा के इस्तेमाल से मेरा सेंटेंस स्ट्रेंथ ओवर सेंटेंस वेट का रेशो 3/6 है, और अगर मैं यहाँ कॉमा को हटा के एंड लगा दूं तो मेरा सेंटेंस स्ट्रेंथ ओवर सेंटेंस वेट का जो रेशो है वो 3/7 हो जाएगा। और आपको ये बात पता है कि 3/6 is greater than 3/7. Everyone agrees with this, right? 3/6 is greater than 3/7. Why do we need to make sure that we use as many words as possible जिनका मतलब हो? क्योंकि जितना ज्यादा आपका ये रेशो SS over SW वाला जो रेशो है, आपका जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा उतना ज्यादा ताकतवर आपका जुमला होता चला जाएगा। हमसे टीचर्स आमतौर पे पूछते थे कि मुझे एक बात